हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में पर्टिकुलरली समझाने वाला हूँ। कई लोग मानते हैं कि जिस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा होता है वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आपको असली में पैसा दे रहा है आपके बैंक में। क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? या फिर अगर डिविडेंड इन्वेस्टिंग से ही अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है ताकि आप फ्यूचर के अंदर एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सको, तो आपको वो कैसे करना है वो आज डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड होते क्या हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा दे सकती है एज अ रिवॉर्ड, और उस रिवॉर्ड को कहते हैं डिविडेंड। ठीक है। हर एक कंपनी क्वार्टरली या फिर एनुअली डिविडेंड्स बांटती है। कोई कंपनी नहीं भी बांटती, जिनको सही नहीं लगता डिविडेंड बांटना, तो वो कंपनी नहीं भी बांटती। और डिविडेंड यील्ड वो होता है कि जो अगर मान लो आपने एक स्टॉक लिया 100 रुपए का और उस स्टॉक ने एक साल के अंदर 4 रुपए का डिविडेंड दे दिया, तो स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 4% हो गया। यानी कि जो उसकी कॉस्ट है उसका कितने परसेंट उन्होंने डिविडेंड में दे दिया, उसे बोलते हैं हम डिविडेंड यील्ड। तो सिंपली हमने डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए क्या किया, हमने एक लार्ज कैप, सबसे पहले थोड़ी बड़ी कंपनीज हो, वो 15,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज हो, वो निकाली। जैसे नॉर्मल लोग क्या करते हैं वो दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 15,000 करोड़ से ऊपर की जितनी भी कंपनीज है उनके अंदर हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड कौन सी कंपनी का है, लोग ये देखते हैं। जैसे वेदांतो लिमिटेड हो गया, 20% का डिविडेंड यील्ड। यानी कि 100 रुपए लगाए, साल के अंदर अंदर 20 रुपए आपके पास वापस आ जाएंगे। ठीक है। आप लोगों को लगा अरे वाह, डिविडेंड हमें इतना ज्यादा मिल रहा है तो हम तो इसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। क्या ये सही स्ट्रेटेजी है? वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। ऐसी अलग अलग कंपनी, एनएमडीसी 14.5% का डिविडेंड यील्ड है। उसके अलावा कोल इंडिया 10% का है डिविडेंड यील्ड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 12% का डिविडेंड यील्ड। तो इन कंपनीज ने काफी ज्यादा ज्यादा डिविडेंड देती हैं। सेल 13% का डिविडेंड यील्ड। तो इन कंपनीज के अंदर होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो कंपनीज एक लिमिट से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा डिविडेंड देने लगती है, यूजुअली इतना ज्यादा डिविडेंड पीएसयू ही देते हैं। पीएसयू कंपनीज जितनी भी होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, वो ज्यादा डिविडेंड देती हैं, क्योंकि उनका मेन पर्पस ग्रोथ नहीं होता। उनका मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट को सर्व करना और गवर्नमेंट को पैसे पहुंचाना। और पीएसयू कंपनीज के अंदर मेन सबसे बड़ा होल्डर होती है गवर्नमेंट। तो जब भी वो डिविडेंड देते हैं तो एक तरीके से सरकार को पैसे वापस मिल रहे होते हैं, तो सारे प्रॉफिट सरकार को डिविडेंड के थ्रू मिल जाते हैं। और जो लोग पीएसयू को होल्ड करते हैं उनको भी ये डिविडेंड मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा डिविडेंड, 20%, 15% ऐसे ऐसे डिविडेंड देने वाली कंपनीज का होता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ आज। सबसे पहले 20% का डिविडेंड यील्ड देने वाली वेदांतो लिमिटेड 5 साल में कितना रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को शेयर प्राइस के ऊपर? -7.5%। -7.5% रिटर्न दिया। यानी कि आपको 20% वो तो मिल रहा है। मान लो अगर आपने 100 रुपए लगाए, उसके 20% आपको लगातार मिलता जा रहा है, लेकिन जो इनिशियल अमाउंट है वो ग्रो नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपके डिविडेंड का अमाउंट ग्रो नहीं कर रहा। और ये जो आपको 20 रुपए, मान लो 100 रुपए में 20 रुपए अगर आपको मिल रहे थे, वो भी इन्फ्लेशन के वजह से आगे चल के उनकी वैल्यू कम होती रहेगी। यही चीज अगर आप बाकी जो कंपनी पीएससी कंपनी उनमें देखेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिविडेंड तो देती है 12-13% का, लेकिन इनके रिटर्न्स कितने हैं? 5 साल में 44% नेगेटिव। यानी कि जो उनका मूल प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्राइस जिसके हिसाब से दिखाया था डिविडेंड यील्ड, वो प्राइस ही कम हो गया, तो उनको और कम डिविडेंड देना पड़ेगा उस डिविडेंड यील्ड को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से आपको एक्चुअली में लॉस ही हो रहा है। एनएमडीसी वो भी 5 साल में नेगेटिव। कोल इंडिया 5 साल में 27% नेगेटिव एट शेयर प्राइस। तो शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ हुई नहीं, उल्टा डी ग्रोथ हो रही है ऐसी कंपनीज में। और आपको डिविडेंड यील्ड जो मिल रहा है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि इन कंपनी में ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैं अभी आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ। तो मैंने एक्सेल शीट खोल लिया। तो उसके अंदर मैंने सिंपली ये करा क्या है, आपको एक चीज बताया था सिंपली। अगर मान लो कोई भी कंपनी है, मान लो उसका स्टॉक है 100 रुपए का, और वो 15 रुपए का डिविडेंड दे देती है, तो यूजुअली उस स्टॉक का प्राइस 15 रुपए से ही कम हो जाता है, क्योंकि वो कंपनी भी प्रॉफिट में से एक हिस्सा दे रही है। तो कंपनी की जो रिजर्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी का स्टॉक प्राइस कम हो जाता है जब भी वो डिविडेंड देती है। तो ठीक है, डिविडेंड यील्ड 15% हो गई, तो प्राइस डिविडेंड देने के बाद क्या आया कंपनी का? 85 रुपीज। ठीक है, 85 रुपीज उस कंपनी का प्राइस आ गया जो डिविडेंड देने के बाद आता है। उसके अलावा उस कंपनी के अंदर ग्रोथ जो है, अगर मान लो शेयर की ग्रोथ, शेयर प्राइस की ग्रोथ मैंने 5% मान ली। वैसे आपने देखा यूजुअली डी ग्रोथ ही हो रही है, लेकिन मैंने इसके अंदर जीरो भी नहीं, मैंने 5% की ग्रोथ मान ली। ग्रोथ भी मिल रही है, चलो हाई डिविडेंड है और लो ग्रोथ है। मैंने ऐसी कंपनीज को कहते हैं एनालाइज करने के लिए एक्सेल क्रिएट किया है।
तो इनमें 5% की जब ग्रोथ हुई तो उसका स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली 90 का आ गया, ठीक है, जिसमें से आपको 15 रुपए डिविडेंड के तौर पर रिसीव हो गए और स्टॉक प्राइस ही है पहले साल के अंदर। अगले साल में क्या होगा, जो आपका स्टॉक प्राइस है इसका 15% जो होगा वो आपको डिविडेंड में मिल जाएगा, यानी कि 13.5 रुपए, और उसका स्टॉक प्राइस हो जाएगा डिविडेंड के बाद 75.9, और 5% की ग्रोथ के बाद इसका स्टॉक प्राइस हो जाएगा तकरीबन 80 रुपए, ठीक है। ऐसे करते करते 10 साल बाद जो आपने स्टॉक लिया था 100 रुपए का, उसकी प्राइस क्या रह गई, 33 रुपीज, 32 रुपीज रह गई, ठीक है। 10 साल बाद उस स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा गिर गया, ठीक है। 5 साल में 56 हो गया, और 10 साल के अंदर 32%, 32 रुपीज रह गया, और डिविडेंड यील्ड आपकी अभी 15% ही रहेगी, लेकिन स्टॉक प्राइस की गिरने की वजह से आपको जो टोटल अमाउंट अगर डिविडेंड यील्ड रिसीव हो रहा था वो कम लगातार कम होता रहा। पिछले साल 15 रुपए लेते, अब 13 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, ऐसे करते करते 5 रुपए। और यही चीज अगर मैं आपको 25 साल के अंदर दिखाऊंगा तो उसका और भयानक रिजल्ट होंगे। मैं आपको बस एक बार दिखा देता हूँ, मैं तो वैसे पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाला हुआ है। अगर आप ऐसे 25 साल तक होल्ड करते हैं तो स्टॉक प्राइस गिर के 25 साल बाद तकरीबन 6 रुपए पे आ जाएगा। आपको डिविडेंड जो मिल रहा होगा वो 1 रुपए का डिविडेंड मिल रहा होगा आपके 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये डिविडेंड स्ट्रैटेजी अगर आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो लोग डिविडेंड स्ट्रैटेजी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, उनका यही होता है कि उनको पैसिव इनकम मिल जाए ताकि वो अच्छे से रिटायर हो पाए। तो रिटायरमेंट के लिए ये वो स्ट्रैटेजी है कि अगर आप बहुत ज्यादा हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनकी लो ग्रोथ हो, ये एक बहुत ही भयानक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि लो ग्रोथ की वजह से उसका स्टॉक प्राइस नीचे होता जाएगा, और स्टॉक प्राइस नीचे होने की वजह से वो और कम डिविडेंड देंगी वही डिविडेंड यील्ड मेंटेन करने के लिए। तो 10 साल बाद आपकी जो स्टॉक प्राइस है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका आपको कितना ज्यादा आपको रिटर्न मिला, वो 27%, और 25 साल बाद 37% का आपको रिटर्न मिला है डिविडेंड और जो शेयर की कॉस्ट प्राइस है, दोनों मिला के सारा डिविडेंड मिला दिया मैंने इसके अंदर। अगर आप देखेंगे फॉर्मूला के अंदर तो जितना भी डिविडेंड है उन सबका उन सबको सम कर दिया मैंने, उसके अलावा जो स्टॉक प्राइस है उसको सम कर दिया और आपका इनिशियल अमाउंट हटा दिया है, ठीक है। तो आपको कितने रुपए का गेन मिलेगा, हर 100 रुपए में सिर्फ 27 रुपए मिला, वो भी 10 साल बाद, इतना कम। तो एक अच्छी डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, एक अच्छी डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अगर आप रिटायर होना चाह रहे हैं और अपना ऐसा कोई पैसिव इनकम का पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी ऐसी स्ट्रैटेजी होगी, आप मीडियम डिविडेंड, आपको थोड़ा मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं, लेकिन एक अच्छा मीडियम डिविडेंड मिल जाए विद हाई ग्रोथ, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज क्या इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, चलिए हम स्क्रीनर से ऐसी कंपनीज को खोजते हैं। तो ऐसी कंपनीज के लिए मैंने एक स्क्रीनर पहले क्रिएट कर दिया है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज ली है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ से ऊपर का है। मैं काफी बड़ी कंपनीज ली है इसके अंदर, छोटी कंपनीज नहीं ली, क्योंकि ये रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो इसमें कम रिस्क होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने थोड़ी ज्यादा लार्ज कैप कंपनीज ली है। इनका पी रेशियो 18 से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने 18 से ऊपर का पी रेशियो क्यों लिया है, क्योंकि 18 से बड़ा पी रेशियो इसलिए लिया ताकि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल हो, कि अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज हो, क्योंकि ज्यादातर जो अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज होती है उनका पी 18 से ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर जितनी भी जिन कंपनीज में आगे ग्रोथ नहीं बची वो कंपनीज अपने आप एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पास की पी जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग रेशियो है, ठीक है। फ्यूचर की अर्निंग्स के हिसाब से लोग इसमें प्राइस देते हैं किसी भी कंपनी को। अगर फ्यूचर में कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट लगेंगे लोगों को तो उसका पी 50-60 तक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आगे ग्रोथ नहीं दिखेगी तो उसका पी लो रहेगा, 10 से भी कम ऐसी कंपनीज का रहता है जिनकी फ्यूचर में ग्रोथ नहीं दिखती, ठीक है। उसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने रखा हुआ है अबव 20%, यानी कि आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर 20% से ज्यादा रिटर्न कंपनी निकाल रही हो, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा पिछले 5 साल के अंदर जो शेयर प्राइस के अंदर ग्रोथ है, शेयर प्राइस के अंदर ग्रोथ वो 13% से ज्यादा हो, ठीक है। डिविडेंड तो ये देगा, उसके अलावा शेयर प्राइस भी आपका हर साल 13% से बढ़ती है। और ये 13% ही क्यों लिया है, इसका मेन रीजन ये है, मैंने अपनी एक्चुअली स्टॉक मार्केट की पहली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है कि कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 13% से तो बढ़नी ही चाहिए। इसका मेन रीजन क्या है, इन्फ्लेशन, और उसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क ले रहे हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो देश की ग्रोथ जितनी तो होनी ही चाहिए। यानी कि अगर हमारा देश 7-8% से हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, वो प्लस आपकी जो इन्फ्लेशन है, अगर मान लो 6% का साल में इन्फ्लेशन होता है तो अप्रोक्सीमेटली देश की ग्रोथ और इन्फ्लेशन टोटल 13% बना रहे थे।
आपकी इन्वेस्टमेंट 13% से आगे से तो बढ़नी ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने 5 ईयर्स का CAGR 13% से ऊपर लिया। डिविडेंड यील्ड, कितना डिविडेंड मिलना चाहिए प्राइस के अकॉर्डिंग, 1 से लेके 5 के बीच का डिविडेंड यील्ड मीडियम डिविडेंड यील्ड माना जाता है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं है ये और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा हो जाता है डिविडेंड तो कंपनीज के पास प्रॉफिट रिजर्व में पैसे होते ही नहीं है ताकि वो फ्यूचर में ग्रोथ कर पाए, ठीक है। फ्यूचर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी के पास खुद भी पैसा हो। तो इस वजह से डिविडेंड यील्ड 1 से 5 के बीच में हो तो एक स्वीट स्पॉट है, ठीक है। उसके बाद पिछले 3 साल के अंदर डिविडेंड यील्ड के अंदर, डिविडेंड के अंदर लगातार ग्रोथ हो रही हो तकरीबन 13% से, ठीक है। ये रखा हो ताकि आपके डिविडेंड आगे चल के अगर आपको और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, जगह आप रिटायर होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो डिविडेंड यील्ड भी बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज बढ़ती रहनी चाहिए। और उसके अलावा मैंने फ्री कैश फ्लो वाली कंपनीज ली है जिनके अंदर फ्री कैश फ्लो हो, ताकि वही कंपनी डिविडेंड दे रही है जिनके असली में पैसा है, ठीक है। उधार लेके कोई ना दे रहा हो, डिविडेंड ना बांट रहा हो, कोई कंपनी ऐसी ना हो, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। और मैंने 700 करोड़ का ही फ्री कैश फ्लो क्यों लिया है, क्योंकि वो मेरे लार्ज कैप वाले 70,000 करोड़ का 1% है, तो मार्केट कैप का कम से कम 1% तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो के अंदर होना चाहिए। तो इस थिंकिंग से मैंने 700 करोड़ का फ्री कैश फ्लो रखा है। जब हम ये स्क्रीन रन करते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर, तो 5,000 कंपनीज में से सिर्फ 8 कंपनीज है जो इन सब मैट्रिक्स पे खड़ी उतरती हैं, ठीक है। तो इन कंपनीज के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजी, IT कंपनी, ठीक है। इन्फोसिस, IT कंपनी, यहाँ पर दिखाई दो, IT सर्विसेज। ब्रिटानिया, FMCG कंपनी। हिंदुस्तान लीवर, FMCG कंपनी। विप्रो, IT कंपनी। लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक, IT कंपनी। TCS, IT कंपनी। और नेस्ले, FMCG कंपनी, ठीक है। अगर आप चीज देखेंगे इन सभी मैट्रिक्स के ऊपर ग्रोथ विद हाई डिविडेंड, इसके ऊपर सिर्फ 2 ही सेक्टर की कंपनीज खड़ी उतरती हैं। कौन कौन सी? पहली तो हो गई IT कंपनीज। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा उनको कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज नहीं होती, इनकी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो, तो अच्छी डिविडेंड भी दे सकती हैं और हाई ग्रोथ भी है इनकी। और FMCG कंपनीज जो होती हैं इनके पास भी काफी अच्छा फ्री कैश फ्लो बन जाता है, जिसकी वजह से अच्छा डिविडेंड बांट पाती हैं। एक और इंडिया के मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से FMCG कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही है। तो सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं जिनके अंदर आपको ऐसी कंपनीज मिल रही हैं, ठीक है। और ये 8 कंपनीज हैं। अब इन 8 कंपनीज में से आप डिविडेंड यील्ड देख लीजिए। HCL टेक्नोलॉजी का 4.5% का डिविडेंड यील्ड है। इन्फोसिस का 2% का डिविडेंड यील्ड है। उसके साथ साथ आप 5 साल का CAGR देखेंगे, यानी पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने हर साल कितने परसेंट से ग्रोथ करी है, तो LTI 38% से ग्रो कर रही है, इन्फोसिस 25% से ग्रो कर रही है, TCS 22% से ग्रो कर रही है हर साल पिछले 5 सालों में। तो ये कंपनीज आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो बढ़ाएंगी बढ़ाएंगी, उसके साथ आपका डिविडेंड यील्ड तो एक अच्छा स्टेबल है ही। और लेकिन जब शेयर प्राइस बढ़ेगा एक कंपनी का, लगातार बढ़ रहा होगा, उसके साथ उसका डिविडेंड एक कांस्टेंट है, तो क्या रिजल्ट होंगे वो भी हम एक्सेल पे देखते हैं। इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट करी हुई है, चलिए हम उस पर चलते हैं। मीडियम डिविडेंड और हाई ग्रोथ कंपनीज, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, ये रही मीडियम डिविडेंड और हाई ग्रोथ वाली कंपनीज। इसके अंदर मैंने एवरेज डिविडेंड यील्ड रखा है 3% का। उसके अलावा ग्रोथ मैंने इन कंपनीज की रखी है शेयर प्राइस के अंदर 20% की, सभी कंपनीज के अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की ग्रोथ थी। तो इसमें हुआ क्या, जो इनका शेयर प्राइस है जब उन्होंने डिविडेंड बांटा 3% का तब वो 97 हो गया, उसके ऊपर 20% की ग्रोथ किया 116 रुपए हो गया, ठीक है। और डिविडेंड आपका रिसीव 3 हुआ। अरे 3 रुपए का डिविडेंड 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन जो आपका वो था पुराना वाला उसमें 15 रुपए का डिविडेंड मिल रहा था, 5 गुना ज्यादा डिविडेंड मिल रहा था, ठीक है। ऐसे शुरुआत में आपको लगेगा कि आपको ऐसी कंपनीज के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जो PSU स्टॉक्स हैं, बट मेन चीज है फ्यूचर के अंदर कि आपके पास कितने रुपए आने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू एकदम आपको कितने मिल गए। अब आगे देखेंगे तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है, जितना आपको डिविडेंड मिल रहा है इस कंपनी से, आपकी जो हाई ग्रोथ वाली कंपनीज है लेकिन जिनका मीडियम डिविडेंड है, तो इनका लगातार डिविडेंड रिसीव जो है वो बढ़ता जा रहा है। 3 रुपए से 12 रुपए पहुंच गया, 4 गुना हो गया 10 साल के अंदर, ठीक है। और मैं यही 25 साल में करूंगा तो 115 रुपए हो जाएगा, 3 रुपए से 115 रुपए, कितने गुना बढ़ गया ये, शायद 45 टाइम्स बढ़ गया अप्रोक्सीमेटली। तो आपका डिविडेंड 45 टाइम्स बढ़ गया। और उसके अलावा सिर्फ आपके यही आपके लिए डिविडेंड ही आपकी इनकम नहीं हुई, उसके अलावा 20% लगातार ग्रोथ की वजह से उसका स्टॉक प्राइस जो है 100 रुपए पे था, वो 25 साल बाद हो जाएगा 4400, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ 10 साल का देखूं, 25 साल छोड़िए, 25 साल की तो बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई, अगर मैं देखूं तो 4.5x हो गया,
जो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उससे 4.5x हो गया। और अगर आप डिविडेंड्स के अगर डिविडेंड्स और जो उसका प्राइस है दोनों की ग्रोथ देखेंगे, उसके हिसाब से आपका जो रिटर्न है, एक्स्ट्रा रिटर्न, जो अगर मैं 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट हटा दूं उसके बाद, तो 10 साल बाद आपको 421% का रिटर्न मिल गया, एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। अगर आपने 100 रुपए लगाए थे तो 521 रुपए हो गए। उसके बाद 25 साल के अंदर 5151 हो गए। तो इसके अंदर आपको कितने अच्छे, ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अच्छा डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है। तो इस वजह से आपको ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको एक स्वीट स्पॉट, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन लिमिटेड डिविडेंड भी देती है, हर कहते हैं हर साल, और उसके अलावा उनके अंदर अच्छी ग्रोथ भी हो। ठीक है। इसके अंदर आप सबका आईटीसी जो है एफएमसीजी के अंदर वो मिस हो गया। उसका मेन रीजन ये है, उनकी कैपिटल डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उनका फ्री कैश फ्लो अच्छा जनरेट होता है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। उसके अलावा पीई के अंदर भी वो कवर हो जाएंगे, बट आरओसी के अंदर वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उनकी कैपिटल एलोकेशन उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो किसी अच्छी डिविडेंड वाली कंपनी में, अगर आपको डिविडेंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो उसके अंदर मेन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो ये होंगे: लार्सन ट्यूब्रो, इन्फोटेक, इन्फोसिस, टीसीएस, नेस्ले, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया। तो ये 8 कंपनीज आपके डिविडेंड पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा मेजर पोर्शन कवर कर सकती हैं। उसके अलावा चलिए मैं आपको एक स्मॉल केस भी दिखा देता हूँ। एक स्मॉल केस क्रिएट हुआ है, स्मॉल केस क्रिएट किया गया है, एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ स्मॉल केस की वेबसाइट पे जाके। तो स्मॉल केस ने भी क्रिएट कर रखा है, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट, ये इनके स्टॉक्स हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो लगातार अपना डिविडेंड बढ़ाती जा रही हैं और अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही हैं। ठीक है। इनका अगर आप 5 से 6 साल का सीएजीआर देखोगे अप्रोक्सीमेटली 20%, मतलब हर साल 20-20% से एक कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है। तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी आ जाती है? एशियन पेंट्स, पेंट्स के अंदर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। एस्ट्रल, एचडीएफसी, हिंदुस्तान लीवर, इन्फोसिस, आईटीसी, इन्होंने आईटीसी भी लिया हुआ है, मारिको, पिडेलाइट, रिलायंस। तो जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही हैं और डिविडेंड भी दे रही हैं, तो वो सब इसके अंदर कवर्ड है। अगर आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपको कोई भी वीडियो का सजेशन डालना हो तो आप यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में मेरे लिए डाल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।